हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। लास्ट सेशन में हमने WBCs के बारे में पूरा सेशन कंप्लीट कर दिया था। WBC दो टाइप के होते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स। तो प्लीज जाइए, सबसे पहले पिछला सेशन देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन की है क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक सेशन अच्छे से देखना है क्योंकि एवरी सेशन इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस सेशन। ओके, आज के सेशन में जो हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब आपको चोट लगती है, आपको ब्लीडिंग होती है, तो वो ब्लीडिंग अपने आप कवर हो जाती है। मतलब कुछ टाइम के बाद उस चोट पर एक ट्रांसपेरेंट परत आ जाती है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर सेटल हो जाती है। तो उससे रिलेटेड मतलब वो कैसे होता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज हम कवर करेंगे। अगर आप हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ज्ञान लैब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। आज वी विल स्टडी अबाउट थ्रोम्बोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते क्या है। देखो, ब्लड को हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज ब्लड। ब्लड इज नथिंग बट RBC प्लस WBC प्लस प्लाज्मा। क्या बोला था हमने? ब्लड इज नथिंग बट, अगर हम ब्लड का डेफिनेशन लिखें तो ब्लड कैसे डिफाइन किया जा सकता है? RBC प्लस WBC प्लस प्लाज्मा। करेक्ट है। RBC के बारे में हम पढ़ चुके, रेड ब्लड सेल्स। WBC के बारे में हम पढ़ चुके। प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती है? प्लाज्मा में होता है वाटर, प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और प्लेटलेट्स। जो एक चीज़ होती है प्लाज्मा में, क्या होती है? हमने पूरा टेबल पढ़ा था प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कि कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में क्या क्या आता है। उसमें प्लाज्मा में वाटर होता है, प्लाज्मा में फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स क्या है और ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, ऑल राइट। थ्रोम्बोसाइट्स आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, सेलुलर फ्रेगमेंट्स एज इन दे आर वेरी स्मॉल सेल्स। अगर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं इनका, तो इमेजिन ये आपका, वेट, इमेजिन करो कि ये आपका सेल है, ऐसे रेड कलर के RBC है और ये WBCs है और ऐसे छोटे छोटे सेलुलर फ्रेगमेंट्स, मतलब एकदम छोटे छोटे सेल लाइक स्ट्रक्चर्स है जो आपके प्लेटलेट्स है। दीज आर योर प्लेटलेट्स, दिस इज योर RBC जो प्रॉपर सर्कुलर है। और WBC का शेप मैंने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि ये अमीबा जैसा होता है। कैसा होता है? अमीबॉइड मूवमेंट दिखाता है। सो इमेजिन करो कि ये आपका ब्लड है। ब्लड में क्या होता है? RBC होते हैं, WBC होते हैं और छोटे छोटे सेल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? प्लेटलेट्स। ओके, जब आप एक छोटा सा ब्लड का ड्रॉप लोगे और उसको स्लाइड के ऊपर रखोगे और उस स्लाइड को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये दिया है ब्लड स्मीयर का डायग्राम। ओके, सो बोला क्या जा रहा है हमको यहाँ पर? थ्रोम्बोसाइट्स आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। सेलुलर फ्रेगमेंट्स मतलब स्मॉल स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्ज सेल्स। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बड़े बड़े सेल से बनते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एरिथ्रोसाइट्स होता है वो भी बोन मैरो से बनता है, WBC जो होता है वो भी बोन मैरो से बनता है, और ये थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी बोन मैरो से ही आते हैं। लेकिन बोन मैरो में एक पर्टिकुलर टाइप का सेल बनाया जाता है विच इज नोन एज मेगाकैरियोसाइट, और इन मेगाकैरियोसाइट से आपके प्लेटलेट्स बनते हैं। क्या बोला मैंने? कि आपके ये जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स बोन मैरो से ही बन रहे हैं। कहाँ से बन रहे हैं? बोन मैरो से बन रहे हैं। लेकिन बोन मैरो के अंदर पहले मेगाकैरियोसाइट बनता है और फिर उस मेगाकैरियोसाइट से आपके थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको? क्या बताया गया है? थ्रोम्बोसाइट्स और सेलुलर फ्रेगमेंट्स मीन्स वेरी स्मॉल सेल लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लार्ज सेल्स। ये छोटे छोटे सेल बड़े सेल से आए हैं और वो बड़े सेल कहाँ से आए हैं? वो बड़े सेल बोन मैरो से आए हैं। सो बोन मैरो में पहले मेगाकैरियोसाइट बनता है और फिर इसी मेगाकैरियोसाइट से आपके थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? प्लीज इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो कि थ्रोम्बोसाइट्स कहाँ से बनते हैं। ओके, आपको एक, मैंने जब रेड ब्लड सेल्स के बारे में मैं पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड सेल्स भी बोन मैरो से आते हैं। लेकिन बोन मैरो में कौन से ऐसे सेल है जिनसे रेड ब्लड सेल बनता है? इसका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में आई गेस कुछ सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। यस, थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। RBCs आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश विच आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। तो क्या बोला जा रहा है कि हर ब्लड सेल बोन मैरो से ही बनता है, लेकिन बोन मैरो के अंदर भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं और उन सेल्स से हमारे सेल्स बनते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक बोन मैरो है, उस बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट बन रहा है, तो ये मेगाकैरियोसाइट आगे जाके थ्रोम्बोसाइट बनाएगा, हिमेटोसाइटोब्लास्ट आगे जाके RBC बनाएगा। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने कि
अभी जो मैंने आंसर बोला, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद आ गया होगा, नहीं दिया होगा तो क्या बोला मैंने कि आरबीसी कौन से सेल से बनता है। आरबीसी भी बोन मैरो से ही बनता है, लेकिन बोन मैरो के अंदर एक बड़ा सेल होता है, उससे आरबीसीज बनते हैं। तो वो कौन सा सेल है जो बोन मैरो में बनता है और उस सेल से आरबीसी बनते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आपके टेक्स्ट बुक के 3rd पैराग्राफ के 1st लाइन में दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, थ्रोम्बोसाइट्स आर स्मॉल सेल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, ओके, एंड दीज मेगाकैरियोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। अब सेकंड पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, दे आर वेरी स्मॉल ओवल शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे सेल्स मैंने यहाँ पर बनाए ब्लैक कलर के, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। दे आर वेरी स्मॉल ओवल शेप्ड सेल फ्रेगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस। हमारे प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं। एक्सेप्ट फॉर कैमल एंड लामास। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं, कौन से एनिमल्स में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा हमको? कैमल और लामास के जो आरबीसी होंगे उनके सेल में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बाकी किसी एनिमल के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। याद रखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों को कंपेयर करके पढ़ो तो याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। आपको आरबीसी का भी नॉर्मल काउंट दिया है, डब्ल्यूबीसी का भी नॉर्मल काउंट दिया है। थ्रोम्बोसाइट्स का नॉर्मल काउंट क्या है? नॉर्मल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 2.5 to 4.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। मतलब 1 mm³, मतलब एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ वाटर अगर हम लेंगे तो उसमें कितने थ्रोम्बोसाइट्स हमको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलते हैं? 2.5 to 4.5 लाख। कितने देखने को मिलते हैं? 2.5 to 4.5 लाख थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, अगर समझो जैसे हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से देखा था कि अगर आरबीसी का काउंट कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का काउंट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसी तरीके से अगर हमारा थ्रोम्बोसाइट्स का जो काउंट है, इफ नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स डिक्रीजेस देन नॉर्मल, मतलब अगर नॉर्मल काउंट से काउंट नीचे जा रहा है, नॉर्मली 2.5 to 4.5 लाख थ्रोम्बोसाइट्स होने चाहिए, लेकिन अगर इस क्वांटिटी से नीचे जा रहा है थ्रोम्बोसाइट्स, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स की क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जैसे डब्ल्यूबीसी में हमने ल्यूकोसाइटोपिनिया बोला था, वैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं, थ्रोम्बोसाइट्स की क्वांटिटी अगर कम हो रही है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फिर से सुन लो, थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या होता है? ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसे फाइब्रस प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके वजह से आपको जहाँ पर भी इंजरी लगी होगी, जहाँ पर भी चोट लगी होगी, वहाँ की जगह सील हो जाती है। क्या हो जाती है? सील हो जाती है। जैसे कि जब पेज आपका फट जाता है तो आप फेविकॉल गम से स्टिक कर देते हो, करेक्ट है? वैसे ही जब आपकी स्किन टेयर हो जाती है, टिश्यू टेयर हो जाता है, तो वहाँ पर ये थ्रोम्बोसाइट्स आकर उसको सील कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। लेकिन अगर थ्रोम्बोसाइट्स खुद कम नंबर में है तो क्या वो ब्लीडिंग को रोक पाएंगे? नहीं। और जब थ्रोम्बोसाइट्स ही कम नंबर पे है और ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी तो आपका इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब आपके थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर गिर जाएगा, मतलब जब आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? दिस कंडीशन कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग ऑल्सो नोन एज हीमोरेज। देखो दिन में कितनी बार हमारे बॉडी के अंदर के जो आर्टरीज, वेसल्स और कैपिलरीज है, कितने बार डैमेज होते होंगे। जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपके अंदर की कैपिलरी फट जाती होगी, जब चलते चलते अचानक से गिर जाते हैं तो अंदर की कैपिलरी फट जाती होगी। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप गिरते हो आपको चोट लगती है लेकिन वहाँ से खून नहीं निकलता है, उतना एरिया ब्लैक या ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वैसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो मतलब स्किन है वो स्किन थिक है, स्किन का टिश्यू का बाहर से नहीं कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो गई है, मतलब अंदर ही अंदर कोई ब्लड वेसल फट गई है। तो वो अंदर जो ब्लीडिंग होती है, अंदर ही जो ब्लड वेसल हमारी डैमेज हो जाती है, उसको इंटरनली सील करने का काम थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं। ओके, कि अंदर ही अंदर अगर कोई वेसल डैमेज हो गई है तो उसको सील कर दिया जाए। लेकिन अगर वो सील नहीं हुई तो कंटिन्यू ब्लीडिंग अंदर होते जाएगी, ब्लड वेस्ट होता जाएगा, जिसके वजह से पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम मैनी डिजीजेस। पैरालिसिस हो सकता है उसको, क्योंकि टाइम से ब्लड अगर ब्लीड हो रहा है जहाँ पर ब्लड को पहुँचना चाहिए, समझो ये आपका टिश्यू है, समझो ये आपका टिश्यू है और ये आपका ब्लड वेसल है। ओके, ये आपका क्या है? ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल को इस टिश्यू तक पहुंचना था, लेकिन ये ब्लड वेसल यहीं पर ब्रेक हो गई, मतलब इसको चोट लग गई, तो अब सारा ब्लड कहीं और जा रहा है, टिश्यू तक पहुंचेगा ही नहीं। सारा ब्लड क्या हो रहा है? कहीं और ब्लीड होते जा रहा है, कहीं और बह रहा है, वो टिश्यू तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो इसके वजह से ये टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, जिसके वजह से वो टिश्यू पैरालाइज्ड हो सकता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि हीमोरेजिक ये जो कंडीशन होती है, हीमोरेज मीन्स व्हाट?
ब्रेकिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या इंटरनल ब्लीडिंग। हेमोरेज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग। जब आपका खून बहुत ज़्यादा बह जाता है अंदर ही अंदर, ओके, अंदर ही अंदर वेसल्स फट जाती है और बहुत ज़्यादा खून अंदर ही अंदर वेस्ट हो जाता है, उसको हम हेमोरेज बोलते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है? प्लेटलेट सेक्रीट प्लेटलेट फैक्टर्स। थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोला गया है? थ्रोम्बोसाइट्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या सेक्रीट करते हैं? ये एक ऐसे तरीके का फैक्टर सेक्रीट करते हैं जिसके वजह से आपका सीलिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका सीलिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। तो देखो इधर क्या बताया जा रहा है, प्लेटलेट सेक्रीट, क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? प्लेटलेट सेक्रीट प्लेटलेट फैक्टर्स विच आर इसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग। इसेंशियल और नेसेसरी का मीनिंग मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को। इसेंशियल मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमको चाहिए लेकिन वो हमारे पास है नहीं। और नेसेसरी मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमको चाहिए वो हमारे पास है। जैसे कि कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में प्रोड्यूस भी होती है और हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन विटामिन की टैबलेट जो आपको डॉक्टर देते हैं वो इसेंशियल होता है। इसेंशियल मतलब जो आपको चाहिए लेकिन आप खुद नहीं बना सकते, वो आपको बाहर से लेना पड़ता है। सो ये जो प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं, आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो क्या बनाते हैं? वो मैंने आपको बोला ना, वो एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड सेक्रीट करते हैं। सो योर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स दे सेक्रीट प्लेटलेट फैक्टर्स, मतलब वो कुछ ऐसे तरीके के इनिशिएटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए असेंशियल है। मतलब बिना इन फैक्टर्स के, बिना इन सेल के, फैक्टर मतलब क्या? ये कोई ऐसे टाइप का एंजाइम है जो आपकी बॉडी के फाइबर्स को, मतलब आपकी बॉडी का जो लिक्विड है उसको फाइबर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या बोला जा रहा है? जब आपको कहीं चोट लगी और वहाँ से खून निकल रहा है तो आपको समझो ये आपका टिश्यू है और यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो मुझे इस टिश्यू को ऊपर से कवर करना पड़ेगा। करेक्ट है, मतलब इसको सील करना पड़ेगा ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो ये सीलिंग करने के लिए, मतलब ये ऊपर से टिश्यू को कवर करने के लिए मुझे कुछ लिक्विड को फाइबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे धागों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो वहाँ पर फाइबर बना ले, वहाँ पर एक लेयर बना ले ताकि ब्लड क्लॉटिंग रुक जाए। आपने देखा होगा जब आप कहीं पर बहुत ज़्यादा इच कर लेते हो, चमड़ी निकल जाती है, आपकी स्किन निकल जाती है, खून निकलता है, फिर अपने आप थोड़ी देर के बाद उधर पे एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है और वो ब्लीडिंग रुक जाती है। ओके, सो ये प्लेटलेट फैक्टर्स के वजह से ही वो सब होता है। तो प्लेटलेट फैक्टर्स क्या है? ये ऐसे टाइप के एंजाइम्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अभी क्या बताया गया इसका नेक्स्ट पॉइंट? दे ऑल्सो सील द रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। जैसे कि मैंने ये बताया, ये आपका ब्लड वेसल है, उसमें से ब्लीडिंग हो रहा था, तो उसको सीलिंग करने का काम भी कौन करता है? प्लेटलेट्स। सो दे ऑल्सो सील रप्चर्ड ब्लड वेसल्स बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। इसको, ये जो मैंने ऊपर सीलिंग लगाया ना, समझो इमेजिन करो कि ये आपका ब्लड वेसल है, इसमें से खून जा रहा था, अचानक से यहाँ पर टिश्यू इंजरी हो गई और ब्लड बहने लगा, तो इसके ऊपर एक प्लग लाके लगाना है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि इसके ऊपर मैं एक ढक्कन लाके अगर लगा दूं तो ये जो ये जो वेसल डैमेज हुई थी वो कवर हो जाएगी। मतलब इमेजिन करो कि आपका पानी का पाइप बीच में से कट गया है, तो मम्मी कैसे उसके ऊपर सेलो टेप लगा देती है ताकि पानी लीक होना बंद हो जाए। सेम उसी तरीके से आपका ब्लड वेसल जब डैमेज हो जाता है तो प्लेटलेट्स उसके ऊपर कवर कर देते हैं, एक प्लग बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग और थ्रोम्बस, जिसके वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है और फिर वो आर्टरी के वेसल्स के जो सेल्स हैं वो अपने आप वापस रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे सेक्रीट, क्या लिखा है इधर पे? दे सेक्रीट सीरोटोनिन ऑल्सो नोन एज अ लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर। ये सीरोटोनिन एक टाइप का हार्मोन है जिसके बहुत अलग अलग रोल्स हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ेंगे कि सीरोटोनिन क्या करता है? हमको फ्रेशनेस देता है। ओके, मतलब सुबह सुबह जब आप नींद से उठते हो तो आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा होता है? सीरोटोनिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील करते हो। ओके, और ये हार्मोन कब रिलीज होता है? जब आप एक पर्टिकुलर आवर की स्लीप लेते हो, मतलब कुछ घंटों के लिए जब आप सोते हो शांति की नींद, तब आपकी बॉडी में सेरोटोनिन सेक्रीट होता है। उसका और एक काम क्या है? दे सेक्रीट सेरोटोनिन विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर। मतलब जब आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, समझो ये टिश्यू डैमेज हो गया है, तो ये सेरोटोनिन क्या करेगा? अगर आपकी वेसल ज़्यादा मोटी है तो ज़्यादा खून बहेगा, तो ये उस टाइम पे ये सेरोटोनिन क्या कर देता है? हमारी जो ब्लड वेसल टूट गई है उस ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा छोटा कर देता है, थोड़ा अंदर से ऐसे दबा देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ आपको,
आपका जब कट लग जाता है, कहीं पर भी भाजी काटते काटते चाकू से कट लग जाता है, तो आप क्या करते हो, चमड़ी को और ऐसे खोल देते हो कि ज़्यादा खून बहे, या उसको पकड़ के ऐसे दबा देते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो ना आप स्किन को कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। सेम उसी तरीके से जब कोई वेसल रप्चर हो जाती है तो उस वेसल को हमारा ये सीरोटोनिन हार्मोन क्या कर देता है, और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब उस वेसल को ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो और ब्लीडिंग कम हो। और जब तक ये सीरोटोनिन रहेगा तब तक क्या होगा, ये आपके प्लेटलेट फैक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर उसके ऊपर वो एक थ्रोम्बस प्लग बना देंगे या प्लेटलेट प्लग बना देंगे, जिसकी वजह से फिर ब्लीडिंग पूरी तरीके से रुक जाएगी। ये इतना इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया? पक्का ये समझ में आया है, तभी इसके आगे का ब्लड क्लॉटिंग का समझ में आएगा। चलो ये लिख के ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख लो। ओके, वो डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं आगे का पार्ट। हमने थ्रोम्बोसाइट्स देख लिया कि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब एक्चुअली हम देखने जा रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है क्या है। क्लॉटिंग के लिए दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ किया जाता है, कोएगुलेशन। ये वर्ड को प्लीज़ अंडरलाइन कर लो, इसको 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा आगे जाके। क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, कोएगुलेशन मतलब किसी भी सेल, मतलब जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं और वो आकर एक मास बना लेते हैं, मतलब एक थिक सब्सटेंस जैसा प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो नोन एज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। अभी फर्स्ट पॉइंट पे हमको क्या बताया जा रहा है, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू सॉलिड फॉर्म। मतलब हम क्या करेंगे, देखो हमने बार बार ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा है। ब्लड में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लाज्मा होता है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन ट्रांसफर करना, डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना। अब जो बचा प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे वाटर, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, मतलब ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में है उसको थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉलिड मतलब पत्थर जैसा नहीं, थोड़ा सा सेमी लिक्विड बना देते हैं, जेली जैसा बना देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आपको चोट लगती है तो खून बहता है, खून बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खून रुक जाता है, जेली जैसा बन जाता है। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सो क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू अ सॉलिड फॉर्म। मतलब जब आपका ब्लड थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं। अब ये ब्लड कैसे कन्वर्ट होगा, मतलब लिक्विड ब्लड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होगा या ब्लीडिंग कैसे रुकेगी। सो दिस प्रोसेस में बी इनिशिएटेड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड। दो प्रोसेसेस हो सकते हैं कि या तो आप बाय कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोसेस। यस, दो तरीकों से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। या तो फिर मतलब पहला कंडीशन क्या बोला गया है कि जब आपकी बॉडी में इंटरनल डैमेज हुआ है, बॉडी के अंदर कोई इंटरनल वेसल रप्चर हुई है, तो उस टाइम पे भी ये क्लॉटिंग फैक्टर स्टार्ट हो सकता है। उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम उसको, इंट्रिंसिक प्रोसेस। या कभी कभी क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल्स में ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से भी आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वो क्लॉट और ये क्लॉट मिक्स नहीं करना है, वो एक अलग क्लॉट है, वो डिपोजिशन ऑफ फैट है। यहाँ पर हम टिश्यू डैमेज या ब्लड वेसल डैमेज होता है तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दो प्रोसेसेस होते हैं, मतलब दो तरीके से क्लॉटिंग स्टार्ट होती है। या पहली क्लॉटिंग कैसे स्टार्ट होती है, मतलब देयर आर टू डिफरेंट ऑप्शंस। पहला क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरनल ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो गया है, मतलब कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड, अंदर ही बॉडी के अंदर ब्लड का कुछ डैमेज हुआ है या ब्लड सेल्स को कुछ नुकसान पहुंचा है, तो उसके वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोसेस, जो बॉडी के अंदर हो रहा है। और अगर बाहर से कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, जैसे चलते चलते आप गिर गए, आपने इच कर लिया या आपको कोई चोट लग गई, मतलब एक्सटर्नल टिश्यू डैमेज हुआ है, तो उसके वजह से जो क्लॉटिंग स्टार्ट होगी उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में अगर डैमेज हुआ है और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रोसेस। मतलब फिर अब वो इंटरनल ब्लीडिंग को हमको स्टॉप करना पड़ेगा, ब्लड क्लॉटिंग करना पड़ेगा। और अगर जब आपको बाहर से कोई टिश्यू डैमेज होता है, कोई इंजरी लगती है और उस ब्लीडिंग को आपको रोकना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। अब चाहे इंट्रिंसिक प्रोसेस हो चाहे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो, इन दोनों प्रोसेसेस को कामयाब करने के लिए, सक्सेसफुल करने के लिए हमको कुछ एंजाइम्स चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, बिना प्लेटलेट फैक्टर के आप ब्लड क्लॉटिंग नहीं रोक सकते। प्लेटलेट फैक्टर मतलब क्या होता है, एंजाइम्स। फैक्टर वर्ड को अंडरलाइन करो और उधर लिखो एंजाइम्स। सो बिना प्लेटलेट फैक्टर्स के या बिना एंजाइम्स के आप लिक्विड ब्लड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो बोथ दीज प्रोसेसेस, बोथ मतलब कौन से प्रोसेसेस, चाहे इंट्रिंसिक फैक्टर हो चाहे एक्सट्रिंसिक प्रोसेस हो, सो बोथ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोला जाता है, वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स। मतलब बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स के आपका
क्लॉटिंग स्टार्ट नहीं होगा, मतलब बिना एंजाइम के। ये फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है? एंजाइम्स। सो बोथ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व इंटरैक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय अ स्टेप वाइज और कैस्केड मैकेनिज्म। और ऐसा नहीं है कि आपने सारे एंजाइम्स एक साथ रख दिए तो आपकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको वो सारे एंजाइम्स या वो ब्लड फैक्टर्स जो है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है, उनको स्टेप बाय स्टेप यूज करना होता है। कैसे यूज करना होता है? उनको स्टेप बाय स्टेप यूज करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या बताया गया है? देयर आर इन ऑल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बताया जा रहा है? टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब टोटल आपको कितने तरीके के एंजाइम्स यूज करने पड़ते हैं। देयर आर इन ऑल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स नंबर्ड एज 1 to 13। हाँ, तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो यूज हो रहे हैं। लेकिन अब तुम सोचोगे मैम यहाँ पर तो आपने 1 से 13 लिखा है, तो टोटल 13 होने चाहिए। तो 13 होते हैं, लेकिन उसमें से जो फैक्टर नंबर 6 होता है, फैक्टर 6 होता है, वो ज़्यादा एक्टिव यूज नहीं दिखाता है, मतलब वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है, इसीलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। और जो यूज होते हैं, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कितने होते हैं? टोटल 12 फैक्टर्स होते हैं। सो 12 डिफरेंट एंजाइम्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि कौन से सिचुएशन की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इंटरैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स इन अ कैस्केड मैनर। कैस्केड मैनर मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज मैनर। प्लीज इसको लिख लो, कैस्केड वर्ड सुनकर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कैस्केड मतलब क्या होता है? स्टेप वाइज, पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। यहाँ तक समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, टोटल 12 फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके आगे के प्रोसेस में क्या बताया गया है? इंटरैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स इन अ कैस्केड मैनर। कौन से मैनर में? कैस्केड मैनर में। मतलब ये फैक्टर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपना अपना काम करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग सक्सेसफुल होगी। सो इंटरैक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स इन कैस्केड मैनर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। अब सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप क्या लिख दोगे कि आपका जो कैस्केड मैनर से जो मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो उसके वजह से क्या बनता है? आपका एक पर्टिकुलर टाइप का मॉलिक्यूल बनता है विच इज नथिंग बट थ्रोम्बिन। क्या बनता है आपका? यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बनता है विच इज नथिंग बट थ्रोम्बिन। बट ये थ्रोम्बिन कैसे बनता है? हमको यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया कि थ्रोम्बिन बनता है। देखो, थ्रोम्बिन क्यों चाहिए? क्योंकि थ्रोम्बिन से थ्रोम्बोसाइट्स बनेंगे। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। सो ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन आगे जाके आपके फाइबर्स जो है, मतलब आपके बॉडी में जो लिक्विड फॉर्म में फाइबर प्रेजेंट है, उसको ये सॉलिड बना देगा। और जब फाइबर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो आपकी ब्लड को, क्लॉटिंग को रोक देंगे। मतलब समझो, फाइबर का काम क्या होता है? किसी भी चीज को पकड़ के रखना। तो जब फाइबर लिक्विड फॉर्म में है तो वो किसी चीज को बाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मैं उस फाइबर को, मतलब उस धागे को थोड़ा सा कड़क कर दूंगी तो क्या होगा? वो जिस भी लेयर के ऊपर जाएगा वहां से ब्लीडिंग रुक जाएगी। सो फाइबर बनाने के लिए आपको थ्रोम्बिन चाहिए। और ये थ्रोम्बिन कब बनेगा? जब आपके सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा। अब देखो, पूरा यहाँ पर शॉर्ट में मैंने पाथवे बनाया है, इसको अच्छे से जूम करके देखो, या फिर जैसे भी देखना है अच्छे से लिखो, 4 बार प्रैक्टिस करो कैसे होता है। हम थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात कर रहे हैं, हम ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो सबसे पहला मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है, मतलब ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन एक्टिव फॉर्म में। ओके, और जब आपकी बॉडी में चोट लगती है, मतलब इंटरनली कोई वेसल डैमेज हो जाता है या बाहर से टिश्यू डैमेज होता है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। कौन सा एंजाइम बनाता है ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन जब एक्टिव होता है तो वो कौन सा एंजाइम बनाने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज का 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? ये जो है ये हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? ये हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। हिपैरिन का काम क्या होता है? ब्लीडिंग करते रहना। हिपैरिन का काम क्या होता है? ब्लीडिंग करते रहना। ओके, मतलब जब बॉडी में हिपैरिन ज़्यादा हो जाता है तो ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग को रोकना है तो मुझे हिपैरिन को स्टॉप करना पड़ेगा। इसका अगर सिंपल एग्जांपल दूं, मैं ये हिपैरिन का सिंपल एग्जांपल दूं तो लीच, जो जोंक होता है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर का जो एक वर्म होता है लीच, वो लीच जब आपके स्किन के ऊपर अगर चिपक जाए तो वो क्या करता है? वो हिपैरिन रिलीज कर देता है। उस हिपैरिन के वजह से क्या होता है? आपके वहाँ के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स डैमेज हो जाते हैं और कंटिन्यूअस ब्लड बहते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है। तो अब आप पूछोगे मैम इसका यूज़ क्या है, हमको हिपैरिन क्यों चाहिए फिर? तो हिपैरिन का यूज़ भी है, क्योंकि समझो जब कहीं पर आपको गांठ हो जाती है या बड़ा सा ट्यूमर हो जाता है, बड़ा सा फोड़ा हो जाता है, तो हम उस लीच को उस फोड़े के ऊपर चिपका देते हैं, जिसके वजह से वो सारा ब्लड, गंदा वाला जो पस रहता है, वो बाहर आ जाता है। ओके, लेकिन मुझे अननेसेसरी ब्लीडिंग नहीं करनी है, मुझे बॉडी के अंदर
अननेसेसरी ब्लीडिंग नहीं करनी है, तो क्या होगा, मुझे हिपैरिन नहीं चाहिए। हिपैरिन को कौन इनएक्टिवेट करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज इनएक्टिवेट करेगा। ओके, सो आपकी बॉडी में पहले से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जब आपको डैमेज होता है, जब आपके टिश्यू को डैमेज होता है, मतलब जब इंटरनल डैमेज हो या एक्सटर्नल डैमेज हो, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज सबसे पहले हिपैरिन को इनएक्टिवेट करता है, क्योंकि जब टिश्यू डैमेज होता है तो हिपैरिन रिलीज होता है, मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मुझे ब्लीडिंग नहीं करवाना है, तो प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, सबसे पहले हिपैरिन को इनएक्टिवेट करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। आपके पास जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है, क्या बोल रही हूँ मैं, आपके पास जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। और हमने इसके पहले पॉइंट में यही पढ़ा ना कि हमको फाइबर बनाने के लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए, और ये थ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में। इसको एक्टिव कौन करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। कौन एक्टिव करता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। सो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। बस इधर तक अगर आपका स्टेप हो गया तो आगे का क्लॉटिंग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये हमारा जो ब्लड का प्रोटीन है, मतलब ये जो फाइब्रिनोजेन है, दिस इज अ ब्लड प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन क्या है, ब्लड प्रोटीन। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आपके टिश्यू के अंदर बहुत सारे टाइप के जो सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स। आपको याद आ रहा है कुछ, मास्ट सेल से 2 टाइप के फाइबर्स बनते हैं, येलो फाइबर और वाइट फाइबर्स। तो ये हमारी ब्लड में जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, विच इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूबल। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है ये फाइब्रोजेन, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब फाइब्रिनोजेन भी लिक्विड है। अब मुझे अगर ब्लड को रोकना है तो मैं उसके ऊपर और पानी डालूंगी तो ब्लड रुकेगा, या उसके ऊपर कुछ बैंडेड लगाऊंगी तो ब्लड रुकेगा। ऑब्वियस सी बात है, बैंडेड लगाऊंगी तो ब्लड रुकेगा, करेक्ट है। तो नेचुरल बैंडेड कौन सा होता है हमारा, फाइब्रिन। मतलब नेचुरल फाइबर अगर उसके ऊपर आके जमा हो जाए तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। आपने देखा होगा खून बहते बहते एक ट्रांसपेरेंट परत जम जाती है, सो दैट इज नथिंग बट फाइब्रिन। सो आपका ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन it converts soluble blood protein fibrinogen into insoluble fibrin। ये फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, इनसॉल्युबल, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक रहना चाहिए। अगर सॉल्युबल होगा तो मतलब लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन हमको सॉल्युबल नहीं, हमको इनसॉल्युबल चाहिए। सो योर थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स blood protein which is soluble fibrinogen into insoluble fibrin, and this insoluble fibrin forms what, it forms fiber mesh like structure which is nothing but clot। मतलब ये insoluble fibrin क्या कर लेता है, आपके जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर एक जाली जैसा, मतलब एक ऐसे परत जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको हम मैश बोलते हैं। मैश मतलब एक परत जैसा, एक लेयर जैसा, जिसके वजह से आपके ब्लड की ब्लीडिंग रुक जाती है और वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है, वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से लिख कर लो, अच्छे से समझ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ना, ऐसा ही फ्लो चार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। मतलब प्रोसेस बताया गया है कि क्लॉटिंग प्रोसेस कैसे होता है, फैक्टर्स कहाँ पर कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो अपना फ्लो चार्ट, टेक्स्ट बुक का फ्लो चार्ट भी अच्छे से देख लो और ये फ्लो चार्ट भी देख लो। आपको जो सही लगे, जो समझ में आए, आप वो याद कर सकते हो। दोनों ही सिंपल है, दोनों ही करेक्ट है। ओके, सो अच्छे से देख लो। ये फ्लो चार्ट मैंने थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर से बनाया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया, आप ये भी लर्न कर सकते हो या आप टेक्स्ट बुक का भी लर्न कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस समझ में प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू में प्रेजेंट है, वो हेल्प करेगा प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने में। प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिनेज के बीच में यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, ऑल राइट। और उसके वजह से फिर फाइनली आपका फाइबर बन जाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो यहाँ तक आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर आज के सेशन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, देन मेक श्योर कि आप पहले टेक्स्ट बुक 2 बार रीड करें और फिर उस डाउट को क्लियर कर लें। और फिर भी अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन पे बिंदास पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कीजिए, नो प्रॉब्लम। पर पता तो चले कि कम से कम आप पूरी वीडियो देख रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून।